कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज बेटा आज हम करेंगे जो हमारे पास एटम वाला चैप्टर है उसके PYQs, ठीक है। तो आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा। मैंने टॉपिक डलवा दिया था आपके लिए कि आपको ये टॉपिक रिवाइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट। सबसे पहली बात तो ये है कि जो फेरिक सल्फेट होता है उसका फॉर्मूला बताएं आप। तो फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला होता है Fe2SO4 3। ठीक है, ये हमारा फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला होता है जिसमें आयरन +3 में होता है और सल्फेट तो -2 में होता ही है। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसका मोलर मास निकालते हैं। तो आयरन का हो जाएगा 2 इंटू में 56, कितना हो जाएगा 112। सल्फर कितना होगा 3 इंटू में 32 यानी 96। ठीक है, ठीक है। और ऑक्सीजन 12, तो 3 इंटू 4 इंटू 16 ये हो जाएगा 192। ठीक है, तो जब आप इसे टोटल करेंगे तो 112 प्लस 96 प्लस में 192, तो इसका टोटल आ जाएगा 400 ग्राम 1 मोल। ठीक है, और हमारे पास गिवन मास कितना है बच्चे 40 ग्राम। तो हमें जब नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं तो गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन है 40 और डिवाइड में 400, तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, ये 0.1 मोल हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, तो हमें ये पता है कि 0.1 हमारे पास आ गया। तो आयरन कितना है 2। ठीक है, तो इसके अंदर आयरन कितना हो जाएगा 0.1 इंटू में 2, क्योंकि ऑप्शन हो जाएगा 0.2। हमारे पास सल्फर कितना है 3 है, हमने यहाँ से देखा, तो 3 इंटू में 0.1 तो 0.3। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपके पास 12 इंटू में 0.1 तो 1.2। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि देखो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास, उससे हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए और उसके हिसाब से हमने ये रेशियो निकाल लिया। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसने क्या एक्सप्लेन किया था। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी उसने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते ना ही हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको वाटर की फॉर्मेशन करनी है, तो अगर आप उसको रेशियो में देखोगे तो हमारे पास 2:1 में ये कंबाइन होना चाहिए। और अगर हम मास में देखते हैं तो ये 2:16 यानी 1:8 में कंबाइन होना चाहिए। तभी ही हमारा जो ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है इसकी फॉर्मेशन हो सकती है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जैसे ही हमने नंबर ऑफ मोल्स या रेशियो को अलग किया तो हमारे पास अलग कंपाउंड बन जाता है। जैसे हमने 2:1 में वाटर लिया था, पर जैसे ही हम इसको 2:2 यानी 1:1 में लेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है कि जैसे ही हम रेशियो को अलग करेंगे, मोल्स को अलग करेंगे, तो एक अलग कंपाउंड बनेगा। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर पाई, कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, मल्टीपल प्रोपोर्शन को। पर रेडियो एक्टिविटी जैसी जो भी है हमारे पास जो कंसेप्ट है उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने जॉर्डन की एटॉमिक थ्योरी ने कुछ भी रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रोटॉन्स हैं और 4 न्यूट्रॉन्स है, उसकी वैलेंसी बतानी है आपको। तो आपको पता है कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 3, यानी एटॉमिक नंबर क्या हो गया 3। अगर एटॉमिक नंबर 3 है तो हम आराम से एटम का पता कर सकते हैं। कौन सा एटम होगा, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। हमारे पास कौन सा एटम हो जाएगा, लिथियम। ठीक है, अगर हमारे पास अब लिथियम है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। ठीक है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगी 2 1 के में और एल में, ऐसे हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। ये 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर सकता है और इसमें क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इसकी क्या वैलेंसी हो जाएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, देखो मार्क कर लिया करो, जहां कहीं भी इनकरेक्ट हो क्वेश्चन में सबसे पहले इनकरेक्ट को ही सर्कल कर लो। इनकरेक्ट बताना है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। द एटम हैज ए होल इज न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है। द एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल। द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट। तो जो एटम होता है वो ओवरऑल न्यूट्रल ही होता है, चाहे हम थॉमसन का कंसेप्ट देखें चाहे हम रदरफोर्ड का देखें, तो चार्ज के प्रोस्पेक्टिव में हमने ये देखा कि एटम न्यूट्रल ही होता है, ठीक है। इंडिविजुअल पार्टिकल, ये बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि हम एटम को उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि सारा का सारा मास एटम का न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, तो यस ये बात भी बिल्कुल सही है। रदरफोर्ड ने भी ये बताया था कि जो मतलब बीचों बीच कुछ है जहाँ से जो भी हमारे अल्फा रेज है वो स्ट्राइक करके कुछ फ्यू, वेरी फ्यू जो है वो बाउंस बैक कर रही थी, यानी एटम का जितना भी सारा मास है वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। और एटम जो होते हैं वो स्टेबल, हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए, एटम है या सेल से कुछ भी है तो उनको स्टेबिलिटी चाहिए। तो बेसिक स्टेट में जो उनकी मूल अवस्था है उसके अंदर वो क्या होते हैं? स्टेबल होती हैं। तो इनकरेक्ट कौन सा है? एटम इज एन इंडिविजिबल पार्टिकल। क्यों? क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, तो इसका मतलब है कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑक्सीजन एटम बिकम्स एन ऑक्सीजन आयन? क्या होता है जब ऑक्सीजन एटम जो होता है वो ऑक्सीजन आयन बन जाता है? तो उसका एटॉमिक मास डिक्रीज होता है, उसके न्यूक्लियन का नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, या मास नंबर इंक्रीज होता है। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, तो जब कभी भी कोई भी एटम आयन बनेगा तो उसके मास नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो मास नंबर है वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये डिफाइन करते हैं। न्यूक्लियन का नंबर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है। न्यूक्लियन क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे हम न्यूक्लियन बोलते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। एटॉमिक नंबर सेम रहता है। अच्छा, अगर हम आयन आयन की अगर हमने फॉर्मेशन करी तो उसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। इट्स एटॉम इस मास नंबर, मतलब जब कभी भी आप आयंस फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो सकता है, न्यूक्लियस पे या मास नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उसका जो एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहता है। और ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 एंड 3 गलत है, 2 एंड 4 गलत है, ओनली 4 गलत है, ओनली 3। तो ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस इज। मैंने आपको एटॉमिसिटी बताई थी। एटॉमिसिटी होता है कि नंबर ऑफ एटम्स, कितने भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे हीलियम है वो अपना अकेले ही रहते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो ये डाई एटॉमिक है, 2 है, ठीक है। और अगर हम ओजोन की बात करें तो ये 3 है। फॉस्फोरस में क्या होते हैं? फॉस्फोरस में 4 होते हैं, ठीक है। P4 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है, P4 इस तरह से, ठीक है। तो ठीक है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जो सल्फर होता है वो S8 की फॉर्म में होता है, उसका क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये एटॉमिसिटी में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए इस तरह, ठीक है। S8 तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.42 gram of sucrose are dissolved in 18 gram of water in a beaker. The number of oxygen atom in the solution is। जैसे कि हमें मोल कंसेप्ट पता है, हमें पता है कि 1 मोल जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 6.22 इंटू 10⁻23, ठीक है, हमें ये पता है। अगर हम पहले सुक्रोज का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22 H22O11। हम 2 ग्लूकोज को मिक्स करके उसमें से वाटर का रिमूवल कर देंगे, ठीक है। सुक्रोज हो गया हमारे पास। अगर सुक्रोज का ये फॉर्मूला, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो देखो 12 इंटू में 12 प्लस में 22 इंटू में 1 प्लस में 16 इंटू में 11। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 3.4 डॉट 342.34 ग्राम पर मोल आ जाएगा।
ठीक है, और हमारे पास गिवन मास कितना है 3.42। तो हम नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड आउट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास कितना है 3.42 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 342.34। तो कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स 0.01 मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर हमें बताना है कि ऑक्सीजन एटम्स में, ऑक्सीजन एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 11। ठीक है, तो 11 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आएगा 6.6242। 60 टोटल ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, ठीक है, आप इसको कर लेना तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 6.668 के अराउंड। ठीक है, 6.8, तो ये ऑप्शन आ जाएगा ए। ठीक है, चलो आई होप आपको क्लियर होगा। पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपना मॉलिक्यूलर मास निकालिए करो, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए करो, और जो जैसे पूछा उसके हिसाब से कर दिया करो। ठीक है, मोल कंसेप्ट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है, द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। तो क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, इसमें करेक्ट बताना है आपके पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ये बात उन्होंने बताई थी, हाँ बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे ना, हम चार्ज पे या फिर कहाँ एग्जिस्ट करता है न्यूट्रॉन, इस पे नहीं पहुँच पाए थे। मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी था, गुड, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमें उसने सेकेंड और फोर्थ के बारे में ही आइडिया दिया था, नेगेटिव चार्ज है ये न्यूट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये सबकी डिस्कवरी बाद में हुई थी। ठीक है, वो तो सिर्फ यही बता पा रहे थे कि इस तरह से है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, वेट, न्यूट्रॉन के बारे में कोई भी एग्जिस्टेंस इन्होंने नहीं दी थी। और जो चार्ज है हमारे पास की नेगेटिव चार्ज होता है उसका, इसकी डिस्कवरी तो बहुत पहले ही हो गई थी, जो हमने हमारे ट्यूब रे वाले के थर्ड रे ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट किए थे। तो रदरफोर्ड ने नहीं दिया था, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि मास और पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस में होता है और ज्यादातर स्पेस उसका एम्प्टी होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा बी। एक एक पूरी लाइन पढ़ा करो, हर एक पोस्टुलेट्स, हर एक एक्सपेरिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट परफॉर्म द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, तो गोल्ड फॉइल किसने दिया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने क्या दिया था, गोल्ड फॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट नहीं था। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, एटम से मिलकर बना होता है। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एटम्स combine in the ratio of small real numbers to form compounds, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound। तो क्या होगा, कौन सा पोस्टर नहीं है, तो सारे के सारे एटम जो है टाइनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है, अगर एक ही टाइप के हैं तो वो आइडेंटिकल होंगे और अलग होंगे तो वो डिफरेंट हो जाएंगे। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल रियल नंबर्स नहीं होता, ठीक है, वो कंबाइन करते हैं पर स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो में ही कंबाइन करते हैं। तो ये जो रियल नंबर्स है ये गलत है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, ये भी ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, तो ये आप याद रख लेना कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो किसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन स्क्वायर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2n स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें कि n है हमारे पास, जो n जो है वो पर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, तो नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं एन स्क्वायर से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे होते हैं, 2n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया था, नील बोर ने, हिजनबर्ग ने, श्रोडिंजर ने या प्लैंक ने। तो किसने दिया था, हिजनबर्ग ने। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि आप एक टाइम पे परफेक्टली किसी की भी पोजीशन और वेलोसिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, किसी भी मैटर की, किसी भी पार्टिकल की, उनमें दोनों में किसी न किसी में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रदरफोर्ड अल्फा
पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मोस्ट पार्टिकल पास्ट अनडिफ्लेक्टेड, बिल्कुल अनडिफ्लेक्टेड चले गए। दिस शोज दैट, इससे हमें क्या पता चलता है कि कुछ भी नहीं हुआ उनमें, अनडिफ्लेक्टेड चलेगी। तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, न्यूक्लियस इज वेरी लार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर एट द सेंटर। तो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, फिर अनडिफ्लेक्टेड क्यों चलेगी? अनडिफ्लेक्टेड इसलिए गई क्योंकि जो एटम है हमारा खाली है, कुछ टकराने के लिए नहीं है, तभी तो वो बिना अपने डायरेक्शन को चेंज किए क्रॉस हो गए। न्यूक्लियस लार्ज है, इलेक्ट्रॉन सेंटर पे, नो इलेक्ट्रॉन्स तो रिवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट थॉमसन मॉडल ऑफ एटम? गलत क्या है? एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर एमेंडेटेड, बिल्कुल सही बात है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, नो, न्यूक्लियस में नहीं पहुंचे थे वो कि न्यूक्लियस होता है या कुछ भी। उनको तो सिंपल सा कंसेप्ट था कि एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एम्बेडेड है। द मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड प्लम पुडिंग मॉडल, ये भी सही है। तो क्या गलत हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली, कितना मास होता है? इक्वल टू ए प्रोटॉन, नो, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, 1 अपॉन में 2000 ऑफ प्रोटॉन, सही है। डबल ऑफ प्रोटॉन नहीं, नेग्लिजिबल कंपेयर टू प्रोटॉन, हाँ ये भी कह सकते हैं। पर हम इसको, हमारे पास अगर एग्जैक्ट वैल्यू है तो हम इसके साथ जाएंगे, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी। ठीक है, मास कितना होता है अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, और प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट, एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चलता है? तो मैंने आपको ये अभी भी बताया है कि एटॉमिक नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में, और अगर हमारे पास न्यूट्रल है एटम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एटॉमिक मास किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन। तो ये एटॉमिक नंबर से हमें क्या पता चलता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम 3+? तो एल्यूमिनियम आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। तो KLm 283, ठीक है। तो 3 ये लॉस कर देगा, तो इसके पास कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट होंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? इसकी वैलेंसी क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 0। क्यों? क्योंकि जब आपने उसे एल्यूमिनियम 3+ है, तीनों ही लॉस कर दिए तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 0। जो अंदर वाले होते हैं वो तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of these stands false for Bohr theory? An electron does not radiate energy if it stays one orbit, अगर वो एक ही ऑर्बिट में है तो कोई भी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा। When an electron moves from one orbit to another, it either radiates or absorbs energy, ठीक है ये। For an electron to remain its in orbit, electrostatic attraction between electron and the nucleus, which tends to pull the electron towards the nucleus, must be equal to the gravitational force. The energy of an electron in orbit, that is its angular momentum, mvr, must be equal to the whole number of क्वांटा। तो देखो बोर की जो हमारे पास थ्योरी है उसमें यही था कि अगर कोई भी अगर ऑर्बिट है, ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो एनर्जी को रेडिएट या वो नहीं करेगा अनटिल और अनलेस उसे एक शेल से दूसरे शेल में जाना हो। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। गलत क्या है? ये हो गया, इसको रेडिएट या एब्जॉर्ब करना। गलत क्या है कि उसने ऐसे ग्रेविटेशन फोर्स से रिलेटेड नहीं दिया था कि हाँ अगर उसे अपने ऑर्बिट में रहना चाहिए तो उसकी एनर्जी, नो, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने डिस्कस किया था। तो हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी, कि उन्होंने ये तो कहा था कि हाँ एक फिक्स ऑर्बिट में, क्योंकि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक यही था कि भी उन्होंने कुछ भी एनर्जी या उसके रिवॉल्व के अराउंड कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स, अगर हमारे पास जब हम MOT स्टडी करते हैं यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं, तो अब हम यही देखते हैं कि हम n एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास n ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन के लॉ पे डिपेंड करता है ये, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? n। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी। एन आइसोटोप ऑफ डैश इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में हमें पता है आयोडीन, यूरेनियम, कोबाल्ट और क्लोरीन। तो कौन सा हमारे पास एलिमेंट यूज किया जाता है? कोबाल्ट।
कोबाल्ट का आइसोटोप जो है उसे हम कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो जैसे ही आपने ये लाइन पढ़ी कि न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम है तो आपके माइंड में उसी टाइम पे स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ ये तो आइसोटोन्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास अगर एटॉमिक मास है, सेम एटॉमिक नंबर है और मास अलग अलग है तो वो हमारे होते हैं आइसोटोप। और हमारे पास अगर मास सेम है और एटॉमिक नंबर अलग है तो वो होते हैं आइसोबार। और हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो वो किसका एग्जांपल है, आइसोटोन्स का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। रदरफोर्ड के बारे में बताना है आपको। द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। तो जो मास और पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास एटम का वो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो हाँ ये बात सही है, तो हमारा जो ऑप्शन है ए है वो सही है। इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बहुत पहले ही हो चुकी थी तो इसका कंट्रीब्यूशन हम रदरफोर्ड को नहीं देंगे। न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस, नो, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं बताया था। न्यूट्रॉन्स तो उसके बाद में बहुत बाद में चैडविक ने डिस्कवर किए थे। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, तो हाँ ये ऑप्शन सही है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ए और डी के बारे में उन्होंने बताया था, ये दोनों तो एक पहले डिस्कवर हुआ एक बाद में डिस्कवर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड रदरफोर्ड सिलेक्ट ए गोल्ड फॉइल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइंडिंग द मॉडल ऑफ एन एटम। ये रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल की जो गोल्ड फॉइल है पता नहीं उसी को यूज किया था। ये क्योंकि ये डक्टाइल होती है, नोबल मेटल होती है, लस्ट्रस होती है, थिन होती है। क्योंकि ये डक्टाइल होती है, डक्टाइल का मतलब होता है कि हम उसे थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी वजह से उन्होंने, क्योंकि उनको बहुत थिन थिन शीट चाहिए थी, थिन वायर चाहिए थी, तो इसी की वजह से रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सिलिकॉन। तो कार्बन की जैसा ये 14 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो 2, 8 और 4, तो आउटर मोस्ट यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4। कार्बन बिल्कुल कार्बन के जैसा ही है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम किसके आइसोटोप है। तो आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर एटॉमिक मास अलग होता है। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम ये सब हाइड्रोजन के आइसोटोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास क्या है, तो ये है 4.2 U। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं जो हीलियम होते हैं, हीलियम के अंदर 4 एटॉमिक मास जिनका होता है। ठीक है, जो हमने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में यूज किया था, तो इनका मास कितना है 4.2। An isotope of dash is used in a fuel and nuclear reactors। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर फ्यूल किसे यूज किया जाता है, तो यूरेनियम को। ठीक है, यूरेनियम का यूज हम फ्यूल की तरह ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स एंड वाई आर द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट ए। एक्स एंड वाई है, अगर आपके पास आइसोटोप्स हैं तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स तो नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है मास नंबर अलग होता है। अब क्योंकि उनका मास नंबर अलग है तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब मास पे डिपेंड करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी अलग अलग होंगी। ठीक है, और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग अलग। तो क्या आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एम शेल। एम शेल में आपको पता है KLM, तो 2, 8 और 18। ठीक है, तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू। तो इलेक्ट्रॉन जो है, जब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे वो करता है, हुंड्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आउबा प्रिंसिपल, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। हुंड्स रूल क्या कहता है कि जितने भी जो सारे ऑर्बिटल जो होते हैं, ठीक है, हुंड्स रूल में कि पहले हम उन्हें, जैसे फॉर एग्जांपल ये पी है तो पहले हम उन्हें सिंगल भरेंगे, उसके बाद हम उन्हें डबल भर सकते हैं। तो हुंड्स रूल ये कहता है। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है
कि जितने भी हमारे जो 4 क्वांटम नंबर्स है ए की एन एल एम और एस, ये चारों के चारों किसी भी दो दो इलेक्ट्रॉन के या किसी भी दो एटम के या किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के सेम नहीं हो सकते, यानी कि no two electrons have the same all four quantum numbers। हाउबा प्रिंसिपल कहता है कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से ही हम ऑर्बिटल्स की फिलिंग करते हैं। तो जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो इन तीनों जो हमारे पास ये कंसेप्ट है इनको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपके एटम के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ये सारे PYQs हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ वो भी आप ध्यान से सुने। ठीक है, थैंक यू।